गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी लास्ट क्लास में हमने एग्रीगेट डिमांड डिस्कस की थी। अब अगला टॉपिक हमारा है एग्रीगेट सप्लाई कि कुल पूर्ति या फिर समग्र पूर्ति क्या होती है। तो आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कुल पूर्ति, या फिर हमने जो नेशनल इनकम वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि कुल पूर्ति हमारी क्या होती है कि जो टोटल एक लेखा वर्ष में या फिर एक अकाउंटिंग ईयर में टोटल हम जितना भी वस्तुओं और सेवाओं के वो उस मौद्रिक मूल्य से है जितना कि हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। ठीक है। अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो समग्र पूर्ति से अभिप्राय किसी निश्चित समय में किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समग्र वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। इसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। यह उत्पादन की समग्र लागत होती है। उत्पादन के प्रोडक्शन के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इसके बदले में जो भी हमें फैक्टर इनकम मिलती है वो सभी इसमें क्या होती है, वो सभी इसमें इनकम्स होती हैं। फैक्टर इनकम हमारी जो कही जाती है, तो इसमें इससे जो भी हमारे पास वैल्यू एडिड आती है वो हम इसमें सब कुछ इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है। अगर हम एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला पढ़ें तो हमारा जितना भी हम इसमें कंजम्पशन करते हैं प्लस सेविंग्स, जितनी भी हम उसमें बचत करते हैं वो दोनों हमारी टोटल एग्रीगेट सप्लाई होती है। ठीक है। तो एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी सेवाओं तथा वस्तुओं का प्रवाह किया जाता है उस प्रवाह को क्या कहा जाता है, समग्र पूर्ति कहा जाता है। ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई के दो पूर्ति फलन के दो तत्वों पर निर्भर करती है जो सप्लाई होती है। फर्स्ट, वर्तमान साधनों के अतिरिक्त प्रयोग और तकनीकी सुधार द्वारा। इसमें क्या होता है, इसमें रोजगार का सिद्धांत जो है वो अल्पकालीन विश्लेषण है, मतलब वो थोड़े टाइम के लिए होता है। केंज का ये कहना है कि अगर हम इसमें जो हमारे पास उत्पादन के साधन हैं उन्हीं के अच्छे से प्रयोग करके और उत्पादन को बढ़ा दिया जाए, उसका अच्छे से प्रयोग किया जाए और उसको भी बढ़ाया जाए तो हमारी आय में, रोजगार में वृद्धि तो होगी ही होगी, उसके साथ साथ हमारी जो सप्लाई है उसमें वृद्धि होने के साथ साथ ठीक है क्या क्या होगी, हमारी आय में भी वृद्धि होगी और हमारे रोजगार में भी वृद्धि होगी। और हमारी आय तथा रोजगार में वृद्धि होने से तो हमारी समग्र पूर्ति में भी वृद्धि होगी। जो प्रोडक्शन हम करेंगे उससे क्या होगा, फिर वो प्रोडक्शन से बाहर सप्लाई भी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल एंड कर्व। तो इसको हम दो सेंस में लेते हैं। एक तो जनरल सेंस में अगर हम देखें तो हमारी जो सप्लाई होती है वो और हमारी जो प्रोडक्शन होती है या फिर जो हमारी इनकम्स होती हैं या फिर जो हमारी एम्प्लॉयमेंट होती है वो उसका कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी। क्यों, देखो अब यहाँ पे जैसे हमारी एग्रीगेट सप्लाई 10 है तो हमारी एम्प्लॉयमेंट भी 10 है, 20 सप्लाई है तो 20 एम्प्लॉयमेंट है, 30 है तो 30 है, 40 40 50। जैसे जैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी सप्लाई भी बढ़ती है। ठीक है। इसमें कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमेशा बढ़ती ही रहेगी। जब तक पूर्ण रोजगार का स्तर नहीं पैदा हो जाता ये तब तक तो बढ़ेगी, उसके बाद ये क्या रह जाएगी, कांस्टेंट रह जाएगी, जैसे कि हमने केंज ने दिखाया है। इसमें तो जनरल फ्रेमवर्क में हमने देख लिया। अब केंज क्या कहते हैं, केंज ये कहते हैं कि ये 45 डिग्री के एंगल में एग्रीगेट सप्लाई एक टाइम तक तो बढ़ेगी, वो बढ़ गई हमारी, लेकिन उस एक टाइम तक जहाँ तक हमारे सारे के सारे का पूर्ण रोजगार मिल जाएगा, मतलब जितनी भी जनसंख्या है वो सबको रोजगार मिल जाएगा उसको, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन और ज़्यादा तो हम लगा ही नहीं सकते, तो वो प्रोडक्शन कैसे जाएगा, कांस्टेंट जाएगा। एक टाइम तक तो एक लेवल तक तो वो बढ़ेगा लेकिन उसके बाद कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी हमारी सप्लाई स्केड्यूल एंड कर्व्स। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है बिहेवियर ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। हमारे पास एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं अब हम, सी और आई। सी का मतलब है कंजम्पशन एंड आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन इन दोनों को डिस्कस करना है, इन दोनों के बिहेवियर या फिर रिलेशनशिप को डिस्कस करना है। तो वो क्या होता है, अब ये देखो कि हमारा जो कंजम्पशन होती है वो किसका फंक्शन है, कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। जितनी हमारी इनकम होगी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, खर्चा करेंगे। अगर हमारी इनकम कितनी है, ज़्यादा है, तो हम खर्चा भी ज़्यादा करेंगे, और अगर हमारी इनकम कम है तो हम खर्चा भी कम करेंगे। जैसे उपभोग से अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था के एक निश्चित समय में किए गए उपभोग पर किए जाने वाले समग्र वे ऐसे हैं कि हम खर्चे कितने करते हैं। अपनी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के खरीदे जाने वाली मुद्रा का मात्रा को उपभोग व्यय कहा जाता है। कंजम्पशन किसे कहते हैं वो बता रखा है। कंजम्पशन क्या होता है, जब हम
टोटल अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं और उसके बदले में जो भी पे करते हैं उसे क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फंक्शन ऑफ इनकम। तो अब देखो ये हमारी क्या है, इनकम है जो 45 डिग्री के एंगल में चलती है। ठीक है, और ये कंजम्पशन है। कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब अगर आपके पास पैसे हैं या नहीं है, अगर आप कुछ कमा रहे हैं या नहीं है, लेकिन आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ तो होती है ना, वो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, इसीलिए हमारा कभी भी कंजम्पशन जीरो से स्टार्ट नहीं होता, जीरो से अबव स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी पहले की सेविंग्स होती हैं वो सारी की सारी लग जाती हैं, और जो कंजम्पशन होती है, जो अभी इनकम हो रही है, वो भी सारी लग जाती हैं। तो यहाँ केस में क्या होता है, ये दोनों क्रॉस कर जाते हैं, और इस पॉइंट पे क्या होता है, ना ही हमारी इनकम होती है और ना ही हमारी कंजम्पशन, दोनों मतलब इक्वल हो जाते हैं, कुछ भी सेविंग नहीं होती यहाँ पे हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। इसमें हमारी कंजम्पशन और हमारी इनकम दोनों इक्वल होती हैं, जितना हम कमा रहे होते हैं उतना ही खर्च कर रहे होते हैं, और यहाँ पे जितना हम खर्च कर रहे हैं उतने से कम हमारी इनकम है, मतलब यहाँ पे हमारी सेविंग जो है पहले की भी, वो भी यूज़ हो रही है, तो हम कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं। और यहाँ हमारी इनकम ज़्यादा है ना, और कंजम्पशन कम है, नीचे है, तो इसका मतलब क्या है, हमारी इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है, तो हमारी सेविंग्स यहाँ पे क्या हो रही हैं, ज़्यादा हो रही है। अगर हम इसे स्टेप्स में देखें तो स्टेप्स में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये होगा कि हमारा जो कंजम्पशन है वो हमारा कंजम्पशन ओसी पर क्या है, बिल्कुल मिनिमम है। ठीक है, उसके लिए हमें मिनिमम खर्चा करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि कभी भी ये ज़ीरो नहीं हो सकता, भले ही हमारी इनकम हो या ना हो, लेकिन ये खर्चा होता ही होता है। फिर उसके बाद हमारी क्या आती है, इनकम कर्व जाती है। ये इनकम और हमारी कंजम्पशन दोनों कट होकर क्या करती हैं, इक्वल हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो ये ओ के यू तक लेकर हमारी सेविंग्स जितनी भी होती हैं वो सारी कम हो जाती हैं, मतलब जितनी भी होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती है, नेगेटिव में चली जाती है, यहाँ पे हमारी कोई सेविंग नहीं होती। और क्यों अबव क्यों क्या होता है, हमारी सारी की सारी सेविंग्स होती है। क्यों सेविंग्स होती हैं, इस पॉइंट पे हमारी जो इनकम है वो कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है, तो सेविंग ज़ीरो हो गई, यहाँ पे इक्वल हो गई कंजम्पशन और हमारी इनकम। यहाँ पे हमारी इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है, तो इसमें हमारा कैसा रिलेशनशिप होता है, इसमें हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, मतलब हमारी इनकम ज़्यादा होती है तो हम सेविंग्स करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारे पास, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है, उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, केंज की आय और रोजगार के सिद्धांत में उपभोग प्रवृत्ति का एक अच्छे से इन्होंने पूरा टॉपिक दे रखा है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इस चैप्टर से जो आता है वो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, या फिर आगे एक टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक, वहाँ से आता है। आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करता है। जब ये डिफरेंट मोड्स पे हमारे उपभोग की आय जो है, आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की जितनी आय होगी उतना ही उपभोग होगा। तो इनकम के अकॉर्डिंग हमारा उपभोग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है, उपभोग प्रवृत्ति होती है। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है। अब देखो जो हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो दो तरीके की होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एपीसी और एमपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल। ठीक है, तो जितनी भी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लास्ट में सी है, सी का और वाई का रिलेशनशिप होता है, तो नीचे तो हमेशा वाई आएगा, इनकम आएगी, और ऊपर सी है यहाँ पे तो कंजम्पशन आ जाएगा। अगर यहाँ पे एस होता तो यहाँ पे एस आ जाता। ठीक है, तो इसमें क्या है, जितनी भी हमारी कंजम्पशन होगी अपॉन में उतनी ही हमारी इनकम हो जाएगी। सपोज करो ये एग्जांपल दे रखा है, हमारी इनकम है 100 करोड़ और हमारी कंजम्पशन है 80 करोड़। ठीक है, तो हमारी एपीसी क्या होगी, कंजम्पशन अपॉन में इनकम, 80 अपॉन में 100, 0.8 एपीसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका जो जाता है कर्व कैसे जाता है, अबव ज़ीरो जाता है, और वो कैसे जाता है, थोड़ा तिरछेपन में जाता है, मतलब 45 डिग्री के एंगल में प्रॉपर नहीं जाता। इसमें इनकम जितनी बढ़ती है उतनी हमारी कंजम्पशन नहीं बढ़ती, इनकम ज़्यादा होती है और कंजम्पशन कम बढ़ती है। ठीक है,
उसके बाद आता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, जितना भी चेंज उसमें आया है, जितनी कंजम्पशन हमारी पहले हो रही थी और जितनी अब हो रही है, उसमें जितना चेंज आया है वो हम शो करते हैं कंजम्पशन के अंदर, डेल कंजम्पशन के अंदर। और डेल वाई के अंदर हम क्या शो करेंगे, 2001 में हमारी जितनी इनकम थी और 2002 में जितनी इनकम है, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम डेल वाई में शो करते हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। सपोज करो एग्जांपल दे रखा है, पहले हमारी इनकम थी 100, फिर हमारी जो है कंजम्पशन थी 80, उसके बाद हमारी इनकम हुई 200 और हमारी कंजम्पशन हुई 120। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, डेल वाई, डेल वाई कितने का है, 100 का कंजम्पशन चेंज हुआ और इन कंजम्पशन में इनकम में हमारा 100 का चेंज हुआ और कंजम्पशन में हमारा 40 का, तो ऊपर क्या जाता है, डेल सी जाता है, तो 40 अपॉन में 100 का चेंज हुआ है इनकम में, तो 100, तो क्या आ जाएगी हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.4 आ जाएगी। ठीक है, 0.4। तो ये जो चेंज होता है हमारा, जो ये हॉरिजॉन्टली चेंज होता है, ये हमारा इनकम का चेंज होता है, और जो हमारा वर्टिकली चेंज होता है, ये हमारा कौन सा चेंज होता है, ये हमारा कंजम्पशन का चेंज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगला टॉपिक आता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। सेविंग का मतलब क्या है, इसमें हमारी दो चीज़ों का रिलेशनशिप हम स्टडी करेंगे, इनकम का और सेविंग का। पहले हमारी कंजम्पशन का हमने स्टडी किया, इनकम का और कंजम्पशन का, अब हमारी इनकम का और हमारी सेविंग का स्टडी होगा। ये भी बट वैसे ही दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एपीएस और एमपीएस। वहाँ पे हमने एपीसी करा था तो उसमें सी था लास्ट में, तो सी बाय इनकम आ गया था। यहाँ पे क्या होता है, हमारी आय का हमारी बचत के साथ अनुपात होता है। ठीक है, जो एस दे रखा है पीछे, तो एस अपॉन में वाई एवरेज में, और अगर मार्जिन होता तो डेल एस अपॉन में डेल वाई। अब देखो हमारी इनकम 100 है और हमारी सेविंग है 20। नेक्स्ट ईयर हमारी इनकम हो गई है 100, 100 से, और हमारी सेविंग हो गई है 80। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एस अपॉन में वाई, एस कितना है, सेविंग कितनी है 20 और इनकम कितनी है 100, तो 20 अपॉन में 100, 0.2। ठीक है, मार्जिन में क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना देंगे। ये जो है कभी भी हमारी 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये हमेशा हमारी नेगेटिव से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि पहले हमारी सेविंग जो होती है वो नेगेटिव में होती है, जो भी सेविंग होती है उसको भी हम खर्च कर देते हैं, इसीलिए ये हमेशा हमारा सेविंग का डायग्राम नेगेटिव से शुरू होगा। उसके बाद हमारा ऐसे ही इसमें मार्जिनल सेविंग अपॉन में मार्जिनल इनकम। मार्जिनल सेविंग का मतलब क्या है कि जितना चेंज आया है, पहले हमारी सेविंग 80 की थी, अब जो 20 की थी अब 80 की हो गई है, तो 60 का चेंज आया है। इनकम पहले 100 की थी अब 200 की हो गई है, तो 100 का चेंज आया है, तो 60 अपॉन में 100, 0.6 का। इसमें भी ऐसे ही आपका क्या जाएगा, नेगेटिव से शुरू होगा। क्यों होगा नेगेटिव से शुरू, क्योंकि आपकी जितनी भी सेविंग होती है वो पहले ही खर्च हो चुकी होती है, क्योंकि आपकी इनकम स्टार्टिंग में 0 होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। आप एक बार इसके न्यूमेरिकल्स देख लेना सॉल्व करके, अगर नहीं होंगे तो फिर मैं फिर दोबारा से इस टॉपिक को करा दूंगी, और इसी टॉपिक से आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो वो मुझे बता देना, मैं फिर से शुरू करा दूंगी और फिर से बता दूंगी इसको। थैंक यू स्टूडेंट्स।